This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. जी फिर से ब्रेक के बाद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आपने देखा प्रोग्राम में कि मेरे आज के मेहमान सेनेटर रहमान मलिक हैं और उन्होंने आज प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान की, सऊदी अरब, ईरान और चाइना के दरमियान की जो ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर जिस वक्त एक टेंशन है उस रीजन में, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने नेगेट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई टेंशन नहीं है, उस पर भी उन्होंने बात की। और उन्होंने एक ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन भी दी कि 2011 में रेमंड डेविस को उन्होंने एक सजेशन दी थी कि अगर रेमंड डेविस को हम अमेरिका के हवाले कर देते हैं तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी का मुतालबा करते हैं, जो कि किसी वजह से हो नहीं पाया। एंड दैट वाज डेफिनेटली अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। तो हम दोबारा से उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। रहमान मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और दूसरे हिस्से में भी मैं आपको वेलकम कहती हूँ। मैं थोड़ा सा आपकी जो डिस्कशन है उसको लेके जाना चाहूँगी। इस वक्त इंडिया सऊदी अरब के बहुत करीब है और बहुत से लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने सऊदी अरब को पाकिस्तान से छीन लिया। क्या ये भी सिर्फ एक ख्वाह के लोगों की खुराफात है या हकीकत है इसमें? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, किसी भी मुल्क की जो पॉलिसी है, अगर मुल्क आइसोलेट हो जाता तो आइसोलेशन ब्रिंग्स लॉट ऑफ मिजरीज फॉर दैट नेशन। जी, अगर आप देखें तो इंडिया हैड बीन प्लेइंग ए गेम, और वो गेम, वो पिच जो इंडिया ने एक्चुअली हमारे लिए बनाई कश्मीर के सिलसिले में, हम उस पर प्ले करते रहे। आपका जो याद होगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉप 10 टेररिस्ट की लिस्ट में आता था जी, और अगर तफसील और के वो सारे गूगल की चीजें निकाल लें तो अमेरिका ने इसको बैन था अमेरिका में आने के लिए। और ये लगता था जब ये इलेक्शन, तो इलेक्शन के बाद फिर ये बड़ा ही छोटा नन्ना बन गया अमेरिका का, और इसको बहुत प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी। और आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, you know, Donald Trump is a tall man, he's a short man. So sorry to use the word, he was hanging like a monkey with, और वो लग रहा था कि जैसे वो चढ़ा हुआ कंधे पे, sorry to say, but just for the थोड़ी सी लाइट मूड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको देख के उसको एनालाइज किया, मैंने कहा ये इससे कोई और काम लेना चाहते हैं, और वो बात भी ठीक हुई। हुआ ये कि एक उन्होंने ब्लू नेटवर्क एक स्कीम बनाई टू एक्चुअली पुल ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। 2.5 लाख एकड़ का वादा किया मोदी ने, और वैसे इसकी बड़ी आवभगत की, और ये कहा गया कि भाई, और इसके लिए G7 के जो मुल्क हैं साथ, उन्होंने जो बिलियंस ऑफ डॉलर भी इसके लिए वक्फ कर दिए। हुआ ये कि जब इसकी इनॉग्रेशन के लिए और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया, और याद है वो वहाँ गए, उस स्पॉट पे गए जहाँ पे 5000 मुसलमानों को शहीद किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। I was so worried, and of course I was astonished कि how can a president of a world power is gone to that place. One of the heinous crime has been committed by India. लेकिन मेरा ख्याल शायद उनकी अमर मजबूरी थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त जब वो तकरीर कर रहा था तो उसने कहा कि इंडिया अपना वादा पूरा नहीं करता, पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा किया है, और वो उन्होंने अपने अफगानिस्तान में हमारा बहुत साथ दिया है। तो उस वक्त तो बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैज गॉन। और वो गलत क्या हुआ था, क्योंकि मोदी को अपने मुल्क में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और अपोजिशन ने वो जमीन देने का ना फैसला किया, और जो फैसला था वो उनको इंडिया में कन्वे किया गया, इसलिए वो बड़े ही शॉक हो गए वापस। और ये हिस्टोरिकल चीज है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद इंडिया के और अमेरिका के तल्लुकात में काफी टेंशन आई फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन क्योंकि इस पूरे खित्ते में और जिस अंदाज से अमेरिका बढ़ रहा है, वो नहीं चाहता कि चाइना शुड बिकम अ पावर नंबर 1, और वो उनको एक मुल्क चाहिए, और पाकिस्तान तो किसी सूरत भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। तो उनके बामरे मजबूरी उनको इंडिया को अपने साथ रखना पड़ा। और इसके अलावा इन्हीं दिनों में, क्योंकि अगर आप आज भी देखें जो हालात वाक़यात है, मैं जो बता रहा हूं कि जो आपका ब्लू सी है इस वक्त, साउथ चाइना सी जो है, उसके अंदर जितनी भी मूवमेंट है चाइना की आती है, बाहर से जितनी सप्लाई आती है उस रास्ते आती है, वहां आज अमेरिकन जो वहां पे फाइटर शिप्स हैं वहां पे खड़े हैं। उसके बाद
अमेरिका इससे इंडिया से एक और काम लेना चाहता है कि जो ओशन है, इंडियन ओशन, उसकी जो सर्कुलेट करे वो के जाके इंडिया को जाता है, तो वहां पे ये उस पोर्ट को बंद करना चाहते हैं कि यहां से इंडिया अपने नेवी के थ्रू इसको बंद करे. ये सारी हकीकत है, शायद कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, बट आई हैव स्टडीड, आई हैव रिटन आल्सो वेरी ओपनली. तो ये एक चीज, अगर इंडिया के ऊपर चाइना ने हमला भी किया, अपने बंदे नहीं मरवाए, लेकिन वो कुछ करने के लिए थे अमेरिका को, जो मेरी 100% इंफॉर्मेशन है. फिर 2 जजीरे, एक जजीरा इंडिया का, एक जजीरा ऑस्ट्रेलिया का है, वो भी आपस में इन्होंने एक्सचेंज किया, एंड दे विल बी गिवन टू द अमेरिकंस. देन देयर आर 5 एयरपोर्ट्स, मॉडर्न एयरपोर्ट्स व्हिच आर बीइंग मैन्ड बाय अमेरिका एंड इंडिया टुगेदर. मिडिल ईस्ट में भी हैं, और आपकी जो इंडिया के इर्द गिर्द छोटे मोटे आइलैंड है वहां रखे हुए हैं, लोकेशन भी मौजूद है. मैंने एक बड़ा डिटेल से आर्टिकल इस पे लिखा था. तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की मजबूरी है इस वक्त कि इंडिया को अपने वो सीने से लगा के रखे. और दूसरा, आप देखें उनकी जितनी भी सॉफ्टवेयर है, जितनी उनकी आईटी की कंपनीज हैं, वो सारी की सारी इस वक्त इंडिया बेस्ड हैं. तो जाहिर है वो हम जितना इंडिया अपने आप को वेस्ट के करीब लेके गया, उतना ही हम पुश आउट होते गए. और मैं ये समझता हूं कि अभी भी मेरी जो तजवीज़ होती है हाउस में भी और ब्रॉडली एवरीवेयर, कि हमें अपने तल्लुकात मुसलमान मुल्कों के साथ तो कम से कम ठीक करने चाहिए. मलेशिया ने आपका साथ नहीं दिया, आपका इंडोनेशिया ने साथ नहीं दिया, हाँ के बांग्लादेश ने आपका साथ नहीं दिया, मालदीव ने आपका साथ नहीं दिया, तो कोई ना कोई तो गलती होगी. लेट्स. तो अब यहाँ पर इमाम मलिक साहब एक सवाल आता है जो मेरे ज़हन में भी आता है, लोग भी पूछना चाहेंगे आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद, कि पीपल्स पार्टी ने जो 5 साल जब पूरे किए, उसमें उन्होंने कश्मीर के मसले पे कितना काम किया, उन्होंने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इन मुल्कों के करीब ले जाने में कितना काम किया. क्या तब भी पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि तब तो ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें काफी प्रॉब्लम्स, और खासतौर पर उसामा बिन लादेन का जो इशू हुआ था वो बहुत बड़ा इशू था उस दौरान. हिस्टोरिकली आई विल मेंशन टू यू कि जब हमारी हुकूमत आई तो प्रेसिडेंट ज़ारी गेव अ प्रोग्राम कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और उसका मकसद ये था कि हम अपने आप को प्रोजेक्ट करें एज ए सॉवरेन स्टेट, एंड ऑल दैट व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू टेररिज्म वो भी बताया जाए. और आप ज़रा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और वो देख भी ले जाके इंटरनेट पे, कि हम दुनिया के पूरे मुल्कों में घूमे, और पहली मीटिंग का आगाज़ ओबामा साहब के साथ, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट इन वाशिंगटन, जहां पे मैं भी मौजूद था. और फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान को एज ए स्टेट हेल्प करनी है, ROCs बने, और उसके बाद हमें जहां जहां हम जाते थे अमेरिका हमारे साथ होता था, हमारे लिए कन्विंसिंग करता था कि पाकिस्तान को एड दी जाए, पाकिस्तान को बिल्ट अप करने के लिए एक जो हम नैरेटिव दे चुके हैं वॉर ऑन टेरर पे, वो हमें दिया जाए. हमें दिया गया. इसी में हमने कश्मीर के पल्ले को भी हर जगह हमने उजागर किया. मैंने बात वही दोबारा की कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जितनी भी हमारी आई, हम इंडिया की पिच पे खेलते रहे और वो हमें खिलाते रहे, और कर जो वैक्यूम पैदा हुआ वो आके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपने 4 चीजों से किया. एक, स्क्रैपिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, और दूसरा अमेंडमेंट इन डोमिसाइल लॉ, और थर्ड डे के जो उन्होंने आके रिहेबिलिटेशन की, कुछ को उन्होंने हैबिटेशन शुरू करा दी RSS की और हिंदू यूनिवर्सिटी इन दैट वैली. उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि जो इसको दबाने के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए कर्फ्यू, लंगेस्ट कर्फ्यू, आप क्योंकि बाहर की चैनल से बोल रही हैं, आई होप द पीपल विल लिसन टू मी एंड ऑफ कोर्स दे विल आंसर टू द वीकर वॉइस ऑफ कश्मीरीज, कि उनको 1 साल से उन्होंने बाकायदा जेल में रखा है. दिस वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेल, जिसको कौन हैंडल कर रहा है? आर्मी. उसमें 9 लाख लोग मौजूद हैं. उसके लिए मैं बात कर रही थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, देखें, लोग सिर्फ हौसला अफजाई नहीं चाहते, people want the results. And how can you have the results unless you do some active or some doable things? और doable things मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने उनसे यही कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके इन मेरे 5 पॉइंट्स को में UN में आप पूरी हाथ देगी, और आई एम श्योर एंड आई होप कि जो मैं कह रहा हूँ वो दूसरे लोग भी सुन रहे होंगे, और प्राइम मिनिस्टर को ये चीज उनके पास जा चुकी है, एंड आई होप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल टेक एक्शन. आई हैव एंड आई हैव सेंट. इसमें 5 पॉइंट्स कौन से हैं आपके इमाम मलिक साहब? आपने जो ये लेटर लिखा है गवर्नमेंट को,
बेसिकली मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये 5 पॉइंट्स हम जब नहीं करते तो हमने क्या मैसेज दे रहे हैं कश्मीरियों को। आपको देखा, मैं इवन जब लंदन में भी था और आपके साथ डीएम में काम किया मैंने और डॉक्टर लियाकत ने, तो हमने कश्मीर पे हर रोज हम तकरीबन दूसरे तीसरे प्रोग्राम करते थे, आप भी करते थे। तो मैं समझता हूं कि हमारे पावर में आने के बाद भी, और अगर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो साहबा के बयान देख लें, आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बयान देख लें, हमारी तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि कश्मीर को आजाद कराना है और कश्मीरियों की मदद करनी है, बोथ मॉरली एंड अदरवाइज ऑल्सो। लेकिन अब ये जो ठंडा पड़ा माहौल, जो लोग समझते हैं कि शायद कश्मीर के मामले को एक तरफ कर दिया गया है, जो मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज व्हाट द, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे जाके प्राइम मिनिस्टर ने कोई 2 घंटे की स्पीच की जो लोगों ने सुनी कश्मीर के हवाले से। उन्होंने सऊदी अरब को शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया, भले वो किसी के प्रेशर में दिया नहीं दिया, उन्होंने एक बयान दिया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जी कि हम अगर आप नहीं करते तो हम कुछ और ब्लॉक बनाते हैं। मतलब इन्होंने तो बड़ी ब्रेव स्टेटमेंट दिए कश्मीर के हवाले से। समीना, कहना और करने में फर्क होता है। वर्बल अटैक्स या वर्बल फेवर hardly matters. What you do practically for somebody that matters. बंदा भूखा है, उसे कहा कोई बात नहीं, आपको 4 दिन के बाद हलवा मिलेगा, आपको फलानी कढ़ाई गोश्त मिलेगा, वो कहेगा भाई वो तो बड़ी दूर है, मुझे तो अभी भूख लगी हुई है। लेकिन कश्मीरियों को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो मिली है ना, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो कश्मीर की शुरू मिली है अभी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन वहां पे आपके रेजोल्यूशंस आए थे। अब उस रिकॉग्निशन को लेके हम कितनी आए हैं? हम तो लेके गए रेजोल्यूशन, हमने तो उस चीज को जिंदा रखा, चलो मानते हैं, चलो आपकी बारी आई है। आप ये रेजोल्यूशन कौन सा लेके गए हैं? आप मुझे बता दें कि जितनी भी इनके साथ एग्रेशन हो रहा है, जितनी इस वक्त बर्बरियत हो रही है कश्मीर में, कभी नहीं हुई। क्यों गवर्नमेंट अभी तक रेजोल्यूशन लेके नहीं गई? ये मेरा क्वेश्चन हाउस में भी होता है, ये मेरा क्वेश्चन मीडिया में भी होता है। एंड आई स्टिल इंसिस्ट कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये 5 पॉइंट लेके चले जाएं। और एक चीज बता दूं और को मैं, कि अगर एक अटॉर्नी जनरल फ्रॉम ए वेरी स्मॉल स्टेट, वहां से आपके अफ्रीका से, वो चला जाता है आईसीजे में, वो रोहिंग्या के मुसलमानों को रिलीफ दिला देता है, और हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और यहां से 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए बॉर्डर से, हम उनके लिए नहीं जा सकते आईसीजे में? क्या हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। और फिर कहता था पाकिस्तान, हमने पीटीआई की गवर्नमेंट, के मसला ये है जी, उसी मीटिंग में भी लोगों ने कहा, इवन दी सीनियर पीपल, कि मलिक साहब अगर हम चले जाते हैं तो वहां अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि जुरिडिक्शन नहीं है, तो अब तो जुरिडिक्शन का मसला खत्म हो गया। जब यादेव कुलभूषण यादव के साथ हुआ, हाँ जब केस किया, तो आपने एक्सेप्ट किया वहां से फाइट करना, डिफेंड करना उसको, तो आपकी जुरिडिक्शन तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई। तो अगर इंडिया जा सकता है यादव के लिए, तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते आईसीजे में, और क्यों नहीं जा सकते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में? दैट्स, किसी को मेरे से डिफर करें, बिल्कुल कर सकते हैं, उनको हक है। लेकिन अगर मैं टेंजिबल एविडेंस दे दी हुई है मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को, मैं हर मीटिंग में इसको लेके जाता हूं। अभी तो मैंने ये उनको किया है, अगर आप अगले 15-20 दिन में नहीं जाते तो मेरे साथ कश्मीरी वकला ने, हुर्रियत के लोगों ने, सब ने कहा कि मलिक साहब आप लीड करें। मैंने कहा नहीं, आप लीड करें, मैं आपके पीछे हूं। आई विल बी गोइंग विद पीपल देयर। और हम ये अब फाइनल करने जा रहे हैं। मैंने लास्ट जो लेटर लिखा है और लास्ट जो मीटिंग कल कश्मीर कमेटी की हुई थी, उसमें मैंने यही कहा कि आप इसको लेके जाएं। तो मुझे मिला साहब, आप ये कमिट कर रहे हैं कि अगर करंट गवर्नमेंट आपकी सजेशंस को नहीं मानती और उसको आईसीजे में लेके जाती, तो आप जाएंगे कश्मीरियों की बिहाफ पे? हम लेके जाएंगे, कश्मीरियों के साथ लेके जाऊंगा। इसलिए मैं, इसमें एक और चीज जो मुझे आई, उन्होंने कहा मलिक साहब अभी ठहर जाए, इसलिए कि एक टास्क फोर्स बन गई है जिसमें हमारी जो है सिक्योरिटी डिवीजन भी है, इंटीरियर, सारे लोग लगे हुए हैं, और वो ये फैसला करेंगे कि लीगल जो हमारा कौन कौन सा रास्ता है। और मैंने कहा भाई 1 साल हो गया, अब तो आज 5 अगस्त मना रहे हो, इसलिए कह रहे हो कि भाई 5 अगस्त को मोदी ने ये किया वो किया, तो ये करता वो करता, आगे भी बहुत कुछ करेगा, 1 साल और गुजर जाएगा आपके फैसले में। तो जब तक आप टाइमली फैसला करके टाइमली एक्शन नहीं लेते, आप उसका रिजल्ट नहीं दे सकते। कश्मीरी प्रैक्टिकली चीज मांग रहे हैं आपसे, वो अपनी आपकी सपोर्ट मांग रहे हैं दुनिया में, और जागर करें। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि 1.5 घंटे की 2.5 घंटे की स्पीच कर ले, उसका कोई फर्क नहीं जब तक प्रैक्टिकल चीज जो कानूनी तौर पर। मैंने अपने अक्सर प्रोग्राम्स में कहा, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूं, और अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा लोगों को कहते हुए कि हम कश्मीरी एक बड़ी बदकिस्मत कौम है कि हमें कोई सच्चा लीडर कभी नहीं मिला, कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर, कोई ऐसी गवर्नमेंट जो हमारा केस लेके ईमानदारी के साथ आगे जाए। बहरहाल आई विल बी हैप्पी कि अगर आप इसको लीड करेंगे और
नतीजे में लेके जाएंगे? लीडर आए, लीडरों ने काम किया, सारे लीडर ऐसे नहीं थे। भट्टो साहब ने काम, घास खाएंगे, कश्मीर को आजाद कराएंगे। और देखें, अगर न्यूक्लियर स्टेट ना होते तो आज तक, अभी तक इंडिया ने हमें खा पी जाना था। शुक्र है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारी फौज बहादुर है, दे आर कॉम्पिटेंट and they have the ability to avert any kind of aggression on Pakistan. Actually, we are the only nuclear state in the Muslim world, which is जो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, टाइम मेरे पास कम है, मुझे 2 सवाल आपसे करने हैं जो बहुत जरूरी है। एक तो मैंने आपसे ये पूछना है कि पीटीआई की 2 साल की परफॉर्मेंस पे आपकी राय क्या है, कहाँ वो मेजर उनका फेलियर हुआ है, और इकोनॉमिकली तो डिजास्टर लग रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और अगले साल तक हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी कुछ बेटर हो जाएगी। एक ही, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हवाले से, नेक्स्ट गवर्नमेंट की आप समझते हैं पीपल्स पार्टी होगी, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दे दें कि 2 साल पीटीआई का ओवरव्यू क्या आपका? मैं दुआ करता हूँ कि जो पीटीआई कह रही है वो ठीक है, इंडिकेटर बड़े अच्छे होंगे। अभी इंडिकेटर क्या है? आपकी इन्फ्लेशन रेट 11.5 से ऊपर है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपके रुपीस पे आएगा। आज वो 169 से ऊपर चला गया, मेरी प्रेडिक्शन ये 180 पे जाएगा। सॉरी, मैं लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बट मेरी प्रेडिक्शन ये 180 पे जाएगा, क्योंकि जो IMF के उनके रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में बैठे हैं उन्होंने 186 पे एग्री किया हुआ इसको ले जाने के लिए। ग्रोथ रेट हमारा नेगेटिव हो गया है, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया, एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई है। मुझे बताएं, ये वो इंडिकेटर हैं जो मेरे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी के ऐसे इंडिकेटर हैं जो किसी मुल्क की आगे प्रोग्रेस को, उसकी इकोनॉमिक की अच्छी सिचुएशन को जाहिर करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि 3 चीजों पे पीटीआई ने फेलियर दिखाई। एक, इकोनॉमिक फ्रंट पे। अच्छा, अब इनको कौन रोक रहा है कि आप बंद कर दें IMF को पैसे देने? मैं कोई उनको ये नहीं कह रहा हूं कि हम डिफाई करें। देखें, जो आपने एग्रीमेंट साइन किया था IMF के साथ, उसमें फोर्स मैजूर एक लॉ है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे डिजास्टर आ जाता कोई, और जो आपकी पैंडेमिक आई है इसकी कोविड की, ये ऑफ कोर्स इंटरनेशनल डिजास्टर था, और ये हमें बिल्कुल एम्पावर करता है इन्वोक करने के लिए वो क्लास के हम पैसे नहीं देते IMF को। अच्छा चलो, कम से कम फौरन तो 20 साल तो आप आगे चले जाते, लेकिन नहीं किया, नहीं करेंगे। अब क्या होगा? IMF पैसे देगा आपको, $1 अरब देगा, ये $2 अरब देगा, वही एक सेक्शन से, एक लाइन से आएंगे, दूसरी ऑनलाइन ट्रांसफर वापस हो जाएंगे, इसलिए कि हमने इंटरेस्ट देना है, क्योंकि वो है एक ट्रेंड RSS का लड़ाई करने वाला बंदा। हिंदुत्व के तहत वो समझता है कि किसी और को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, इर्द गिर्द तो उसके सारे के सारे जो हैं वो हिंदू होने चाहिए। तो जो उनकी एक स्ट्रेटजी है, एक पॉलिसी है, वो एंटी मुस्लिम है, वो एंटी पाकिस्तान है, वो एंटी चाइना है, और इर्द गिर्द उसके जितने भी, आप देखिए एक छोटा सा पॉकेट है, एक छोटा सा मुल्क है नेपाल, उसके साथ भी उन्होंने पंगा ले लिया जाके, उनका जो दरिया है उसका भी नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया वांट्स टू बिकम द SHO ऑफ दिस एरिया यूजिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस, and let me tell and assure Modi that you will never be successful in this जो आपने एक प्लान बनाया। पाकिस्तान will stand against you at every forum। मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज रिवाइज योर पॉलिसी, और अपने लोगों के लिए मेरा कहना, अपने जो मेरे बाहर के दोस्त हैं, अपनी जितनी आपकी तरसील होती है फॉरेन एक्सचेंजेस की, वो आप बिल्कुल लीगल तरीके से भेजें ताकि पाकिस्तान को बेहतरी इसमें आ सके। बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने बहुत ज़बरदस्त जो इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूवर्स को, और जो आपने कश्मीर के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड दिखाया है हमें, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि अगर करंट गवर्नमेंट जो है कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं लेके जाएगी तो आप लीड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये था जी नाज़रीन आज का प्रोग्राम। सेनेटर रहमान मलिक हमारे मेहमान थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन अगले प्रोग्राम्स के मिल सकें। ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।